हाय। लास्ट क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में सब देख रखा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स भी देख रखा था, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, आज हमें पढ़ना था रेडियो एक्टिविटी के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हिस्ट्री पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में मैं पहले बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि दो तरीके के मटेरियल होते हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं। सबसे पहला आता है फ्लोरोसेंस, दूसरा आता है फॉस्फोरोसेंस। Fluorescence and phosphorescence material. There are two types of material. ठीक है, there are two types of material which are present called fluorescence and phosphorescence. अभी होता क्या है, ये कुछ ऐसे मटेरियल है जो कि हमने बहुत बार यूज भी किया है। फोटो तो दिख रहा है, एक ऐसा मटेरियल है, अगर इसके ऊपर लाइट गिरा, क्या गिरा, लाइट अगर इसके ऊपर गिरा, ये व्हाइट लाइट है, सभी कलर के लाइट आते हैं यहाँ पे। इनमें से कुछ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं और कुछ लाइट यहाँ से क्या हुए, रेडिएट हुए। वाह, देखो ये हाई एनर्जी लाइट है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्मॉल अमाउंट के कुछ ऐसे लाइट्स निकलते हैं जिनका एनर्जी बहुत ही कम होता है। अगर ये जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट किया और तुरंत ही अगर ये रेडिएट कर रहा है तो ये फ्लोरोसेंस। कुछ टाइम लगता है, मतलब जो रेडिएशन हो रहा है अगर कुछ ज़्यादा डिले अगर हो रहा है तो वो क्या है, फॉस्फोरोसेंस है। तो हल्का फुल्का बस इतना ही समझो तुम कि फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस है क्या, कुछ ऐसे मटेरियल है जिनके ऊपर पहले लाइट इंसिडेंट होता है, फिर ये क्या करते हैं, कुछ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर ये एमिट करते हैं, लाइट रेडिएट करते हैं। तो उस टाइम में कब, ये 1896 का बात है, तो इसके एक दो साल पहले ही, मतलब 1895 के आसपास कैथोड रेज का एक्स रेज का डिस्कवरी हो गया था। अगर एक्सरे का डिस्कवरी देखो कैसे, अगर मैं एक एक्सरे लूं, वो ब्लैक शीट एक रखा जाता है, उसके पीछे मेरा हाथ रख रहा हूं, तो मेरा हाथ का प्रॉपर इमेज फॉर्म होता है। मतलब अगर यहाँ पे एक ब्लैक कलर का एक शीट है, ये ब्लैक कलर का शीट है, और अगर एक्सरे अगर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके पीछे क्या होता है, ये एक्सरे पास होता है। मतलब एक्सरे क्या करता है, ये शीट को पेनिट्रेट करता है। वाह, तो एक्सरे का ये प्रॉपर्टी है कि ये ब्लैक शीट को पेनिट्रेट कर सकता है। तो उस टाइम में एक्सरेज का नया नया हमें पता चला था एक्सरेज के बारे में, तो जितने भी साइंटिस्ट थे सब लग पड़े थे उसके ऊपर डिस्कवरी करने, उसके ऊपर रिसर्च करने। तो उनमें से एक कौन थे, हेनरी बेक्वेरेल भी एक ऐसे ही थे जो कि एक्सरेज के ऊपर ही डिस्कवरी कर रहे थे। सो देखो यहाँ पे लिखा गया, तो देखो क्या लिखा गया, रेडियो एक्टिविटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1896 बाय फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्वेरेल। अभी यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सरेज के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ये पहले एक्सरेज के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन गलती से क्या निकाल दिया इन्होंने, रेडियो एक्टिविटी निकाला था। तो रेडियो एक्टिविटी कब निकला था, 1896। ना ये ईयर जरूरी नहीं है, जरूरी है ये नाम, हेनरी बेक्वेरेल। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था while working on phosphorescent materials। phosphorescent कुछ ऐसे मटेरियल था इनके पास, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं, इनके पास बहुत सारे मटेरियल्स थे। मान के चलो ये पहला मटेरियल, ये दूसरा, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ। तो इनके पास कुछ ऐसे मटेरियल लिया उन्होंने, यहाँ पे पहले उन्होंने लाइट को इंसिडेंट किया, लाइट के सामने इसको एक्सपोज किया, फिर इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो यहाँ से ये क्या हो रहे थे, ग्लो हो रहे थे, मतलब ये लाइट एमिट कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या लिया, कुछ फॉस्फोरेसेंस मटेरियल को लिया। तो चॉइस कैसा किया, सभी मटेरियल को नहीं लिया उन्होंने, स्पेसिफिक किसको लिया, फॉस्फोरेसेंस मटेरियल को, समझे। वाह, फॉस्फोरेसेंट इनके सॉल्ट्स को लिया था उन्होंने। जैसे नॉर्मल सॉल्ट भी तो हमारे पास है, NaCl, अगर उसके ऊपर लाइट दे रहे हो ये तो रेडिएट नहीं करता, ठीक है। अगर अंधेरे में रख दे रहे हो ये तो रेडिएट नहीं करता, एमिट नहीं करता, तो इसलिए वो हमारा चॉइस नहीं है। हम ऐसे मटेरियल को चूज किए जो कि क्या कर रहे थे, फॉस्फोरेसेंस को दिखा रहे थे, फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरोसेंस, इन सबको दिखा रहे थे। चलो, दिस मटेरियल
glow in the dark after exposed to light, and he thought that the glow produced is cathode ray tube by X-rays. तो उनको क्या लग रहा था, एक्सरे might be connected with the phosphorescence. तो उनको क्या लगा उनको कि यहाँ से जो रेडिएशन जो आ रहा है, हमने तो क्या दे दिया, यहाँ से लाइट दे दिया. अब यहाँ से जो रेडिएशन जो आ रहा है, उनको पहला क्या लगा कि ये एक्सरेज है, जो कि हमारे कैथोड रे ट्यूब्स में जो जैसे निकल रहे थे, यहाँ पे भी इस तरह से ये क्या निकल रहे हैं, एक्सरेज निकल रहे हैं. उनको हेनरी बेक्वेरेल को ये चीज लगा. नेक्स्ट, he wrapped a photographic plate in black paper and placed various phosphorescent salt on it. क्या देखो, अब एक्सरेज का एक खासियत है, अगर यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लिया जाए, आज के ज़माने में तो हर एक चीज़ डिजिटल हो गया, डिजिटल कैमरा भी, पहले के ज़माने में फोटोग्राफिक प्लेट आता था. इसका तुम थोड़ा सा काम समझो, फोटोग्राफिक प्लेट कैसा काम करता था. अगर मान के चलो एक प्लेट है, इसके ऊपर एक कोटिंग दिया जाता था. इसके ऊपर एक कोटिंग दिया जाता है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जैसे लाइट को एब्जॉर्ब करता है उसी के हिसाब से यहाँ पे पैटर्न बनता है. मान के चलो जैसे कैमरा कैसे काम करता है, अगर यहाँ पे कोई भी एक पेड़ है, तो इसका शटर, जो कैमरे का जो शटर होता है, ये मान के चलो ये शटर है, ये हमेशा बंद होता है. तो जब हम क्लिक करते हैं, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ये शटर क्या होता है, खुलता है, और यहाँ से सारा का सारा लाइट जाता है इसके अंदर, और यहाँ से ये गिरता है. जहां पे ये लाइट गिरा वहीं पे उससे क्या हुआ, इस तरह से उसका इमेज फॉर्म हुआ. पहले इसी प्रिंसिपल से फोटोग्राफिक प्लेट काम करते थे. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं लाइट के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए इसको ढक के रखा जाता है. नॉर्मल लाइट, यहाँ पे तुम एक्सरे अगर कुछ भी डालो, कुछ भी हाई एनर्जी डालो, तो ये पूरा खराब हो जाता है प्लेट्स. तो अगर यहाँ पे मैं एक्सरे डाल रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, अपना पैटर्न दिखाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसे बनेगा ही ना, खराब हो जाएगा. तुम्हें फोटो दिख रहा है, अगर हम फोटोग्राफी प्लेट में अगर एक्सरेज डालें तो क्या होता है. सो बेक्वेरेल ने भी क्या किया, इस हिसाब से सभी सॉल्ट्स को सबसे पहले एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा. यहाँ पे जगह कहाँ है, ऐसे एक फोटोग्राफिक प्लेट रखा, इसके ऊपर ब्लैक कलर का वो शीट रखा. यह है ब्लैक कलर का शीट, और इसी के ऊपर मटेरियल को रखा, हमारा जो सॉल्ट है, फ्लोरोसेंट सॉल्ट है, इसको रखा. अगर यहां से एक्सरे निकल रहा है, क्या होगा, एक्सरे का खासियत अभी बता रहा था, ये ब्लैक कलर के जो प्लेट्स हैं, ब्लैक कलर के जो पेपर्स हैं, उनको पेनिट्रेट करके चले जाते हैं. ये यहाँ पे पेनिट्रेट करके, अगर ये पेनिट्रेट कर रहा है, ये तो सेंसिटिव तो है ही, फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे उसका पैटर्न दिखाएगा, पैटर्न बनाएगा जहां जहां पे भी है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या, हमें क्या पता चलेगा, ये जो रेडिएशन जो आया ये क्या हो सकता है, ये एक्सरे हो सकता है. पहला बात है, तो एक्सरे का कुछ इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर यहाँ पे एक्सरे अगर जनरेट नहीं हो रहा, मतलब कोई और रेडिएशन है, तो यहाँ पे नहीं होगा. मतलब यहाँ से सिर्फ एक ही चीज पता कर सकते हो कि यहाँ ये जो रेडिएशन ये एक्सरे है या फिर नहीं, सिर्फ एक्सरे को हम डिटेक्ट कर सकते हैं. सो देखो, तो उन्होंने क्या किया, ऐसे फोटोग्राफिक प्लेट को लिया, इसके ऊपर ब्लैक कलर का शीट को रखा, ब्लैक पेपर को रखा, और उसके ऊपर ये जो मटेरियल्स हैं इन सबको एक एक करके प्लेस करते गए, अलग अलग जगह पे रखते गए. ठीक है, he wrapped a photographic plate in black paper and placed various phosphorescent salt on it. All result were negative until he used uranium salt. हर एक सॉल्ट, मतलब देख रहे थे जो अंधेरे में जो ग्लो कर रहा था, वो ये फोटोग्राफिक प्लेट में कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है. अगर वो नहीं डाल रहा, मतलब यहाँ पे एक्सरे जनरेट नहीं हो रहा, until and unless he used यूरेनियम सॉल्ट. यूरेनियम सॉल्ट में ही क्या देखा गया कि यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, ये डार्क हो गया है.
अब इसी चीज के लिए, ये रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। बताया था नोबेल प्राइज केमिस्ट्री साइंस के जगत का सबसे महान प्राइज। तो ये कुछ नया टाइप का रेडिएशन है जिसका नाम क्या है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आगे। तो मैं बार बार यहाँ पे एक चीज बोल रहा हूँ कि एक्सरे से ये अलग है। कैसे अलग है देखो, जैसे कि एक्सरे क्या है, प्योर एनर्जी है, ये प्योर एनर्जी का फॉर्म है। जैसे कि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या है, तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, ये लाइट का फॉर्म है। बट ये जो बेक्वेरल रे रहा, ये कहाँ से निकल रहा है, एक एटम से निकल रहा है ना, यूरेनियम से निकल रहा है। जब ये यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है, इसमें क्या है, कुछ पार्टिकल नेचर था, पार्टिकल था, पहला बात। दूसरा, अगर ये यूरेनियम से निकल रहा है, स्टार्टिंग में तुमने क्या लिया है, यूरेनियम लिया है, कुछ टाइम जाने के बाद ये क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब टूटना। ये यूरेनियम टूट के कोई दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है, कोई दूसरे छोटे छोटे एटम्स में, सिंपलियर एटम्स में कन्वर्ट हो गया। यूरेनियम टूट रहा है। हमने केमिस्ट्री में देखा था स्टार्टिंग में, जो हमारा लॉ था कि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे देखो एटम तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, यूरेनियम टूट के कोई दूसरा एटम में फॉर्म हो रहा है। तो इसलिए ये क्या है, एक स्पेशल टाइप का रेडिएशन है। और इसी को ही हमने क्या कहा, ये जो रेडिएशन जो निकला, इसी को हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहा। सो रेडियो एक्टिव रेडिएशन का डेफिनेशन क्या होगा, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच a certain substance, the property by virtue of which a certain substances spontaneously disintegrate by emitting some certain radiation। तो ये क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं कंटिन्यूसली, स्पॉन्टेनियसली। ये क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट, टूटते रहते हैं, और यहाँ से हमेशा एनर्जी निकलता रहता है इस तरह से। वाह, सर्टेन रेडिएशन। और इसी रेडिएशन को हमने क्या कहा, रेडियो एक्टिविटी। तो इसी फेनोमेना को हमने क्या कहा, रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी कुछ ऐसा फेनोमेना है जहां पे एटम्स का चेंज होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, और यहां से कंटिन्यूअसली एनर्जी निकलता रहता है। तो जो एटम इसी रेडिएशन को दिखाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो जो एलिमेंट्स, जो एटम्स रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहेंगे। या फिर एटम है तो एटम, एलिमेंट है तो एलिमेंट। ठीक है, कौन कौन से करेंगे, देखो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे न्यूक्लियस का टूटना होता है, न्यूक्लियस चेंज होता है। अरे एटम, एक एटम का पहचान, प्रोटॉन का न्यूक्लियस ही तो है, न्यूक्लियस का नंबर है। मैं एटम को चेंज कर रहा हूँ, मतलब क्या होगा, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज करना। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या 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 किया जाता है, छेड़खानी किया जाता है। जितने भी हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं 92 के आसपास, 92 नहीं तो अगर एटॉमिक नंबर बात करें 85 टू 86, इसके आसपास जितने भी, ये सब नॉर्मल है। इससे आगे अगर जाओगे, एटॉमिक नंबर इनसे अगर आगे बढ़ा, तो ये क्या होते हैं, सब रेडियो एक्टिव होते हैं। पहला बात, ये सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो मैं एक अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, जैसे जैसे जाएंगे इन सब के बारे में, तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा एटम रेडियो एक्टिव है या नहीं है। हाँ, उस टाइम में डिटेल में जाएंगे, मैं बस एक ओवरऑल ऐसे ओवरव्यू बस दे रहा हूँ। तो क्या, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, जो रेडियो एक्टिविटी है कहाँ पे दिखाई देता है, हेवियर न्यूक्लियस में दिखाई देता है। जहाँ पे न्यूक्लियस ज्यादा भारी है, मतलब ज्यादा नंबर के, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए 85 अगर मैं प्रोटॉन बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का नंबर कितना, 200 के आसपास कुछ रहेगा। तो मास यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इट इज जस्ट लाइक एक छोटे से स्पेस में बहुत सारे तुम चीजों को भर रहे हो, भरते जा रहे हो, कभी ना कभी तो ये भर जाएगा।
न्यूक्लियस इतना छोटा सा है, कभी ना कभी तो भरेगा। जैसे कि ठीक है, ऐसा समझो, अगर मुझे छींक आ रहा है, जब मैं छींकता हूँ बहुत सारी चीज़ों को मैं ऐसे फेंकता हूँ, उसी हिसाब से न्यूक्लियस भी क्या करता है, हर एक चीज़ को ऐसे फेंक देता है इसके अंदर से, और किस फॉर्म में निकालता है, सब एनर्जी के फॉर्म में निकालता है। और इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। सो अगर ये एनर्जी निकाल रहे हैं कोई भी चीज़, जितना कम एनर्जी रहेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जितना कम एनर्जी रहेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो ये एनर्जी अगर निकाल रहे हैं तो ये क्या हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं। अगर एनर्जी निकला तभी अगर ये स्टेबल हुआ, मतलब अभी इस स्टेज में ही क्या है, अनस्टेबल है। तो जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है क्या होते हैं, सब अनस्टेबल होते हैं, तभी जाके ये क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हैवी न्यूक्लियस पे दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है क्या, सिर्फ हैवी न्यूक्लियस ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होंगे, बोल के ऐसा मतलब नहीं है। कुछ अगर तुम लाइट एटम को अगर लेना चाहते हो, लाइटर न्यूक्लियस को अगर तुम लेना चाहते हो, तो ये क्या होना चाहिए, आइसोटोप्स होना चाहिए। ओवरऑल न्यूक्लियस का चेंज मतलब समझो, प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का ही नंबर के ऊपर डिपेंड करता है क्या, कि एक सब्सटेंस रेडियो एक्टिव होगा या नहीं होगा, इनके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, जैसे तुम थ्योरेटिकल समझ नहीं पाओगे, वाह, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करके देखोगे, अगर इनके नंबर्स में कुछ चेंजेस अगर आ गया, एक एटम में जितना होना चाहिए था उतना सही है, अगर हल्का फुल्का भी अगर चेंजेस आ गया तो ये सब्सटेंस क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है, और ये रेडियो एक्टिव रेडिएशन दिखाता है। ठीक है, क्या ये रेडिएशन अच्छा है बुरा है? रेडियो एक्टिव रेडिएशन एटम बॉम्ब बनाने में काम आता है, इतना खतरनाक रेडिएशन है। मैडम क्यूरी, इन्हीं के ऊपर इन्होंने काम किया था, मैडम क्यूरी, नाम सुना होगा, मेरी क्यूरी इनका नाम है। सो वो फर्स्ट ऐसी पर्सन है जिनको 2 नोबेल प्राइज मिला है एट डिफरेंट फील्ड, एक केमिस्ट्री में और एक फिजिक्स में, और किसी को नहीं मिला। सो उन्होंने क्या करा था, इसी के ऊपर काम किया था, उनका काम ही रेडियम के ऊपर वो काम कर रही थी। नोट, रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। हम जो घर में जो यूज करते हैं वो एक फ्लोरोसेंस मटेरियल है, हम जो घर में यूज करते हैं वो एक फॉस्फोरोसेंस मटेरियल है, वाह, वो रेडियम नहीं है। ये जो सब्सटेंस है ये फॉस्फोरेसेंस मटेरियल है, ये रेडियम नहीं है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यहाँ से बहुत सारे रेडिएशन ऐसे निकलते हैं, देखेंगे हम आगे इसी सीरीज में देखेंगे कि क्या क्या रेडिएशन यहाँ से निकलते हैं, और ये रेडिएशन बहुत ही खतरनाक होते हैं। इसी के लिए मैडम क्यूरी को क्या हुआ था, कैंसर हो गया था। बहुत टाइम तक वो ये रेडियो एक्टिव जो रेडिएशन है इनके आगे एक्सपोज होने के लिए उनको कैंसर हो गया था, और इसी के लिए उनका डेथ हो गया था। चलो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।